आप सभी लोगों का सबसे पहले जय जगत। मैं रणधीर कुमार गौतम, गांधीयन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म फोरम आईटीएम यूनिवर्सिटी की तरफ से आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के विचार श्रृंखला में हम देशज ज्ञान के प्रवर्तक, गांधीवादी, पर्यावरणविद श्री अनुपम मिश्रा जी को याद करेंगे, उनके साधना को समझने का प्रयास करेंगे। और आज के विचार गोष्ठी में संवाद के लिए 3 प्रखर वक्ताओं ने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। इसके लिए जीएसडीएस फोरम की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं श्री राकेश दीवान जी। आप एक संवेदनशील लेखक और अनुपम जी के काफी करीबी रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं श्री लतान जी। आप फुटनोट भी एक पत्रकार के हैं। साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तीसरे वक्ता के रूप में हमारे साथ श्री जयंत सिंह तोमर जी जुड़े हैं। आप आईटीएम परिवार के सदस्य के साथ साथ जीएसटीएस फोरम के मार्गदर्शक भी हैं और पत्रकारिता में आपका एक लंबा अनुभव है। आपके समक्ष रखना चाहते हैं। जीएसटीएस फोरम एक श्रृंखला चलाती है, विचार श्रृंखला, और हम हर शुक्रवार को बुद्धिजीवी, साहित्यकार या किसी गंभीर चिंतक को आमंत्रित करते हैं और उनके साधना और विचारों से हम मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। आज की विचार गोष्ठी श्री अनुपम मिश्र जी के ऊपर केंद्रित है और उनके गांधीवादी और पर्यावरण आंदोलन के साधना को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं आदरणीय श्री जयंत सिंह तोमर जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, लेकिन उनके आमंत्रण से पहले मैं काफी गणमान्य साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। आलोक वाजपेयी जी, प्रोफेसर आनंद कुमार जी हमारे मार्गदर्शक, प्रोफेसर साब्य सांची जी, विजय प्रताप जी, प्रोफेसर ज्ञान गुलोई, मिंती प्रधान जी, डॉक्टर प्रीति जी, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की गोष्ठी में जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले हम आदरणीय श्री जयंत सिंह तोमर जी से आग्रह करते हैं कि वो अपना विचार हमारे साथ साझा करें। जी, धन्यवाद जयंत सिंह तोमर जी। जी, नमस्कार। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आपने आज अनुपम मिश्र की स्मृति में आयोजित इस वार्ता में अपनी बात रखने का अवसर दिया। अनुपम मिश्र जी वहीं बैठते थे जहां से 25 जून 1975 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार किया गया था। गांधी शांति प्रतिष्ठान के उसी भवन में पीले रंग से पुती हुई वो इमारत आज देखते हैं तो अनुपम जी की याद सहज रूप से आती है। जिस कुर्सी पर वो बैठते थे, हम लोग उनसे बातचीत करते थे, उस खाली कुर्सी को जब हम लोगों ने देखा 19 दिसंबर 2016 के बाद, तब देखा कि उस कुर्सी पर पीछे की तरफ एक बिजली कंपनी का इश्तिहार है और जिस पर लिखा हुआ है पावर विदाउट पर्पस। यानी सत्ता है लेकिन उस सत्ता से क्या करना है ये लोगों को नहीं मालूम। और ये बात खास तौर पे
इस वाक्य को जब याद करते हैं, देखते हैं, तब देश के उन कर्णधारों की याद आती है जिनके पास सत्ता है लेकिन उन्हें नहीं पता कि इस सत्ता से करना क्या है। अनुपम जी को हम सब इस देश के एक सेमिनल विचारक के रूप में जानते हैं, पहचानते हैं। सेमिनल यानी जो बहुत मौलिक और महत्वपूर्ण विचारक के रूप में हमारे सामने वो आते हैं। हम सब उन्हें गांधीवादी कहते हैं, हम सब उन्हें पर्यावरणविद कहते हैं, लेकिन अनुपम जी को इस तरह के कोई भी विरुद्ध स्वीकार नहीं थे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो उसे गांधीवाद कह के पुकारा जाए। उन्होंने ये भी कहा कि पर्यावरणविद हो या विदाउट पर्यावरण हो, ये इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा जो काम है वो उसी गति से, उसी ढंग से चलेगा जिस ढंग से हम उसको ठीक समझते हैं। हम सब उन्हें देशज ज्ञान परंपरा के संवाहक, संवर्धक और संरक्षक के रूप में जानते हैं। हम थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएं 1972 से 77 के दिनों में और याद करें चिपको मूवमेंट को, चिपको आंदोलन को। रामचंद्र गुहा ने एक बार ये कहा कि चंडी प्रसाद भट्ट जी जब पहाड़ों पर होते हैं और मैं बेंगलोर में होता हूँ, चंडी प्रसाद जी का फोन आता है तो मैं अगर बैठा हूँ, किसी भी अवस्था में हूँ, मैं उठकर खड़ा हो जाता हूँ। ये चंडी प्रसाद भट्ट जी के प्रति उनका सम्मान का प्रतीक था ये वाक्य। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचें कि चंडी प्रसाद भट्ट जी के उस आंदोलन को जो पहाड़ों पर फैला था शुरुआत में, उसको लोगों के संज्ञान में लाने का काम किसने किया? वो अनुपम मिश्र ही थे। अगर हम पढ़ें रामचंद्र गुहा की किताब अनक्वाइट वुड्स, तो हम समझ पाएंगे कि अनुपम मिश्र होने का अर्थ क्या होता है। अनुपम मिश्र ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं रामचंद्र गुहा को जानता हूँ या रामचंद्र गुहा मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। गुहा उसी समय 1900 के समय में कितने महत्वपूर्ण ढंग से अनुपम जी की भूमिका को रेखांकित किया है। चंडी प्रसाद भट्ट के सहयोगी ओम प्रकाश भट्ट ने एक पुस्तक चिपको आंदोलन पर प्रकाशित की थी और जिसमें भूमिका भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। मुझे लगता है वो पुस्तक सटीक ढंग से अनुपम जी के उस महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित कर रही है। जब वो जी को हम सब लोग जिस साधारण रूप से याद करते हैं, वो इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने जल संरक्षण पर बहुत बुनियादी काम किया। 1993 में उनकी जो किताब आई आज भी खड़े हैं तालाब, उसकी चर्चा हम सब करते हैं, इसलिए भी करते हैं कि हिंदी में सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तकों में से वो एक किताब है जिसकी 1 लाख प्रतियां छपी। जनसत्ता के एक विशेष अंक में उसकी खास तौर पर चर्चा हुई। उनकी पुस्तक राजस्थान की रजत बूंदों के लिए हम अनुपम जी को याद करते हैं, लेकिन अनुपम जी के वैदुष्य की शुरुआत यहाँ से नहीं होती है। हाँ, उनकी प्रसिद्धि की शुरुआत यहाँ से मान सकते हैं। हम सब याद करें कि 1972 में जब
लोकनायक जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में चंबल में बागियों का समर्पण हो रहा है, उस समय मालवा की माटी से उपजे 3 प्रतिभाशाली पत्रकार चंबल में आते हैं, प्रभाष जोशी, अनुपम मिश्र और श्रवण गर्ग। प्रभाष जी ने ये लिखा है कि हम सब जो कुछ भी हैं वो अनुपम की पुण्याई से हैं। और इस बात को उन्होंने बहुत गंभीरता के साथ स्वीकार किया कि उनकी सहजता, सरलता, त्याग जो कुछ भी है उसका प्रभाव उनके सभी साथियों के जीवन में आया। उनके पिता बहुत बड़े कवि रहे, भवानी प्रसाद मिश्र जी, हिंदी के पहले कवि जिन्होंने कहा कि जिस तरह तू बोलता है उस तरह तू लिख। लेकिन अनुपम जी ने कभी भी इस बात का प्रचार नहीं किया कि वो एक यशस्वी पिता के, यशस्वी कवि के पुत्र हैं। हम सबकी अपनी अपनी स्मृतियां हैं अनुपम जी से जुड़ी हुई, और एक से बढ़कर एक स्मृतियां वो ऐसी कि जो मन को, जो आंखों को नम कर दें, इस तरह की स्मृतियां। अनुपम जी को हम सब अगर उनका मूल्यांकन करने का सामर्थ्य तो किसी में भी नहीं है। एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार जी कहा था कि अनुपम जी ने कभी भी इस बात का अवसर नहीं दिया कि उनके इतने महत्वपूर्ण जीवन पर कुछ बोला जाए, कुछ लिखा जाए। अनुपम जी नहीं रहे तो रवीश कुमार ने कहा था कि अब मैं उन पर, उनके काम को लेकर तो लिख सकता था, लेकिन उनके व्यक्तिगत जो उनका इतना पावन जो जीवन है, अब मैं कुछ बोल सकता हूं, क्योंकि अनुपम जी टोकने के लिए नहीं है। मैं अगर अपनी व्यक्तिगत स्मृतियों को याद करूं तो अनेक भेंट उनके साथ हुई, अनेक स्मृतियां हैं। उन्होंने कभी भी फोटो खींचने का अवसर नहीं दिया। अगर किसी मित्र ने खींच दिया हो तो अलग बात है, लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने अगर उनसे कहा कि अनुपम जी आपके साथ एक फोटो कहीं गांधी स्मृति में या गांधी शांति प्रतिष्ठान में या कहीं और हो जाए, तो ऐसा कोई अवसर बहुत ही संकोच के साथ उन्होंने अस्वीकार कर दिया। मध्य प्रदेश सरकार के चंद्रशेखर आजाद राष्ट्रीय सम्मान ग्रहण करने के लिए जब वो दिल्ली से भोपाल जा रहे थे, 2007-8 की ये बात है, वो हमारे विद्यार्थियों के लिए उनकी लिखी हुई पुस्तक जो पेंगुइन से छपी थी, साफ माथे का समाज, वो लेते आए। और हमारे लगभग 20 विद्यार्थी थे जिनके लिए वो पुस्तक दिल्ली से लेकर आए हुए थे। मैं अगर अपनी बात को बहुत संक्षिप्त में अगले 2-3 मिनट में समाप्त करना चाहूँ, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वक्ता हम सबके बीच में हैं, राकेश दीवान जी, प्रसून लतांत जी, और बहुत महत्वपूर्ण देश के व्यक्तित्व इस वार्ता को सुन रहे हैं। इसलिए मैं बहुत संक्षेप में ही इस बात को समाप्त करना चाहूंगा, अनेक स्मृतियों को ताजा करते हुए, कि अनुपम जी से हमारी जो पहली भेंट है वो 1995 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक पर्यावरण कार्यशाला में हुई थी। वहां से हमारा उनका संपर्क हुआ, और उसके लगभग 6 महीने या साल भर बाद हमने एक चिट्ठी लिखी। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि चिट्ठी तो आई ही, जवाब में एक किताब भी आई, हमारा पर्यावरण। इससे पहले अनुपम जी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिख चुके थे, देश का पर्यावरण। जिनको भी देश के पर्यावरण की चिंता है,
मुझे लगता है कि उनको ये पुस्तक, दोनों पुस्तकें बहुत गहराई से पढ़नी चाहिए। चंबल के बागी समर्पण को याद करते हुए एक बार फिर से 1972 में मैं लौट रहा हूँ कि तीनों मित्रों ने मिलकर जो पुस्तक लिखी, चंबल की बंदूकें गांधी के चरणों में, जिसको वीजी वर्गीस ने दुनिया का सबसे तेज गति से लिखा हुआ रिपोर्टाज करार दिया। मात्र 3 दिन, 14, 15, 16 अप्रैल की पूरी कार्रवाई को जिस सरस रोचक ढंग से अनुपम जी, प्रभाष जोशी जी और श्रवण गर्ग जी ने लिपिबद्ध किया है, वो अपने आप में एक अतुलनीय घटना है, अतुलनीय दस्तावेज है। इतने सारे काम के बावजूद अनुपम जी की सहजता और सरलता हम सबको खींचती थी, और उनकी जो विनम्रता है उस सब को हम लोग याद करते हैं। हम सब जब भी उनसे मिलने गए होंगे, गांधी शांति प्रतिष्ठान के पर्यावरण कक्ष से निकलकर वो सड़क तक छोड़ने के लिए उनका आना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में महात्मा गांधी का नाम लिए बगैर उन्होंने जिस तरह से हिंद स्वराज की भावना के अनुसार जो काम किया, और हम सबको ऐसे अनगिनत लोगों को जो प्रेरणा दी है, वो अपने आप में एक अभूतपूर्व बात है। जिस पत्रिका का संपादन उनके पिता करते रहे, भवानी प्रसाद जी, उसी पत्रिका के संपादन में वो निरंतर रमे रहे, और लगातार छोटी से छोटी जगह पे सामान्य से सामान्य लोगों के बुलावे पर वो सहज रूप से जाते रहे। उनकी अनेक स्मृतियां हैं, फिर कभी अवसर होगा। इतने महत्वपूर्ण वक्ता हैं राकेश दीवान जी, प्रसून लतांत जी, उन सबको सुनना हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। आप सब ने मुझे यहाँ पर इतना समय दिया, सुना। मैं अनुपम जी की पावन स्मृति को नमन करते हुए यहाँ पर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जयंत सिंह तोमर जी। जयंत जी जब बोलते हैं तो मानिए कि बिल्कुल समय रुक सा जाता है, और वो पूरे एक गंभीर चिंतक तो हैं ही, लेकिन एक खोजी पत्रकार की तरह वो ऐसे नए आयाम किसी विचारक के सामने, और किसी विचारक के ऐसे आयाम लेके आते हैं जो बिल्कुल उस विचारक का जो पूरा परसेप्शन है, पब्लिक परसेप्शन, उसको ही बदल के रख देता है। तो इतने कम समय में उन्होंने काफी गंभीर बातें, और खासकर अनुपम जी की जो साधना है, चंबल से लेके पर्यावरण आंदोलन से लेके जल संकट तक, बहुत बेखूबी तरीके से उन्होंने हम सबको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आदरणीय राकेश दीवान साहब से आग्रह करता हूं कि वो अपना विचार हम सबके साथ साझा करें। जी, आप सबको प्रणाम। खासतौर पर विजय प्रताप जी को प्रणाम पहुंच जाए तो बहुत ही धन्य मानूंगा मैं अपने को। और धन्य धन्य। एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं कि अनुपम के बारे में बात करना बड़ा एक प्रकार से कठिन भी है। बहुत सरल व्यक्ति हैं, जैसा कि जयंत भाई ने कहा, बहुत सरल व्यक्ति। लेकिन इस सरल व्यक्ति के बारे में बात करना थोड़ा मुश्किल इस लिहाज से भी है। अनुपम के जीवन का आप देखें तो बहुत कई बार लोगों ने कहा कि आप मन्ना पर, यानी अपने पिता पर कुछ लिखिए, बोलिए, कुछ कहिए। और अनुपम का हमेशा यही उत्तर होता था कि जैसे सबके पिता होते हैं वैसे मन्ना हमारे पिता थे।
और इससे ज्यादा हम क्या बताएं उनका हमारे जीवन में अलग अलग तरह से कैसे प्रभाव रहा वो सब। हालांकि बाद में अशोक वाजपेयी जी ने हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका के लिए उनसे भवानी बाबू पर एक लेख लिखवाया था, और वो शायद कभी आपको मिले तो आप जरूर पढ़िए। किसी पिता के बारे में उसके पुत्र के द्वारा लिखा गया बहुत ही कमाल का लेख है। लेकिन यही स्थिति हम सब दोस्तों की भी है। इतने साल हो गए, 72 में शायद मिला होऊंगा मैं पहली बार अनुपम से, 72-73 में, और तब से इतना साल गुजरा तो बहुत सारी कमाल की स्मृतियां हैं, छोटी बड़ी, कुछ साथ रहने की, कुछ असहमति की, कुछ सहमति की, जैसे सभी दोस्तों में होता है। कोई ऐसा मैं नया काम नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सहज बात है। तो मुझे जब इन्होंने कहा कि आपको कुछ कहना है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बात करूं। लेकिन मैं अचानक जयंत भाई ने बोला, और उसके बाद मुझे लगा कि मैं एक दो बातें जरूर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो वो बात जो हम में से लगभग सभी को मालूम है, वो है अनुपम की सहजता। जो आपने जैसे किताब का जिक्र किया, या और किताबों के बारे में भी, असल में अनुपम की बिल्कुल शुरुआती किताब थी एक तो यही जो जयंत भाई ने जिसका जिक्र किया, अनुपम श्रवण भाई और प्रभाष जी के सामूहिक प्रयासों से लिखी गई बहुत कमाल की किताब है वो। और वो आपको एक ऐसे समय में एक ऐसे प्रयोग के बारे में बता रही है जिसको हम सब लगातार भूलते जा रहे हैं। मतलब यूक्रेन की लड़ाइयों वगैरह के दौर में भी हम अगर फिर से उसको याद करें कि कैसे एक अहिंसक ढंग से एक बड़ी हिंसा की घटना को काबू में किया गया एक तरह से, और बुंदेलखंड में और चंबल घाटी में जो हुआ उसके अनुभव, तो वो किताब बहुत अभूतपूर्व किताब है और कमाल की किताब है। लेकिन उसके बाद अनुपम मिट्टी बचाओ पर लिखने आए, और उनकी जो टीम थी, अनुपम एंड कंपनी हम लोग सब मजाक में कहते थे, अनुपम, दिलीप चिंचालकर, और फिर उनके साथ शीना थी, मंजू थी, ऐसे कई साथी लोग थे। उन सब लोगों ने मिलके एक किताब मिट्टी बचाओ पर भी लिखी। मिट्टी बचाओ अभियान होशंगाबाद जिले में तवा बांध के बनने से उपजी समस्याओं को लेके चल रहा था, और ये सवाल बार बार, ये शायद मेरा ख्याल है देश में बिल्कुल शुरुआती, एक मुझे याद पड़ता है सेनापति बापट का जो महाराष्ट्र में मुलशी बांध के खिलाफ उनका आंदोलन हुआ, और मिट्टी बचाओ एक ऐसा मामला था जो तवा बांध के बड़े होने के मसले पर भी प्रश्न करता था। एक बड़ा विकराल बांध बनने से किस प्रकार से वहां की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन छिन्न भिन्न होता है या बदलता है, उसको लेकर के। तो अनुपम हम लोगों के, हम मिट्टी बचाओ अभियान में काम करते थे, तो अनुपम हम लोगों के प्रतिनिधि थे, और एक तरह से हमारे मीडिया एडवाइजर कहिए या जो भी, उनके जिम्मे था सारा, क्योंकि हमको उतना ज्यादा लिखना पढ़ना उस समय आता नहीं था। लेकिन अनुपम ने बहुत सारे काम किए, दिनमान में लिखा उसको लेकर के उस जमाने में, और ये सब करते कराते फिर अंत में पुस्तिका की बात आई, तो मिट्टी बचाओ अभियान के नाम से उन्होंने एक पुस्तिका लिखी। इसी तरह से चिपको पर उन्होंने एक बहुत सुंदर पुस्तिका लिखी, बहुत छोटी पुस्तिका है, लेकिन चिपको आंदोलन के अनुभवों को लेकर के, जो बाद में उसका अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ, और जैसा आपने बीजी वर्गीस का जिक्र किया, वर्गीस साहब उसको भी बड़ा आदर से उसको रखते थे और बहुत सम्मान करते थे। तो ये इस प्रकार की 2-3 चीजें लिखी। लेकिन उनको लिखते हुए जो अनुपम होने का या अनुपम का स्वभाव, जैसे उदाहरण के लिए उनकी किताब को पढ़ने वाले जो थे वो उनके आसपास के लोग थे। अम्मा थी, बहुत ही मजेदार है कि उन्होंने अगर कुछ लिखा तो अम्मा को पढ़वाएंगे, और अम्मा जो है वो तुरंत कहती भी थी कि बेटा इसमें ये गड़बड़ है, ये समझ में नहीं आ रहा, तो फिर उसको ठीक करना और ऐसी चीज बनाना। जैसा कि अनुपम अक्सर कहा करते थे, ये बात मुझे लगता है कि हमारे देश के तमाम स्वनाम धन्य संपादकों को सीखनी चाहिए, कि उनका कहना था कि संपादक का मतलब पाठक के हिसाब से सामग्री तैयार करना है। तो हम जब जो भी लिख रहे हो, जो भी जैसा भी लिख रहे हो, उसको पाठक की तरह भी एक बार पढ़िए। जैसे अनुपम अगर अपनी किताब लिखते थे तो वो पाठक की तरह हम सबको भेजते थे पांडुलिपि। जैसे उन्होंने उदाहरण के लिए आज भी खरे हैं तालाब लिखा, तो उसकी पांडुलिपि उन्होंने हमको भेजी कि जरा इसको पढ़ के तुम देखो कि अच्छी लग रही कि मजा आ रहा, पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं।
और पाठक की तरह पढ़ करके उसको आप संपादित करें। आप ये देखें कि वो ऐसा पेच ना हो जो पेच थोड़ा मुश्किल होता है, जिसको समझने में दिक्कत हो, जिसकी भाषा को समझने में दिक्कत हो, जिसकी अवधारणा को समझने में मुश्किल हो। ऐसा अनुपम कभी नहीं करे। इसलिए आप देखिए कि जो किताब जिसका जिक्र जयंत भाई ने किया, जो हमारा पर्यावरण और देश का पर्यावरण, ये दो किताबें थी जो उस समय बड़ी, आज भी बड़ी ख्यात संस्था है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, उनकी पहली किताब थी स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट पार्ट 1, रिपोर्ट 1 एंड रिपोर्ट 2, ऐसी दूसरे नंबर की निकली। और इसके बारे में तय हुआ था कि भाई अनुपम और उनकी टीम मिलकर के इसको हिंदी में एक तरह से पुनर्लेखन करे इसका। और आप देखेंगे कि बहुत बहुत सुरुचिपूर्ण वो दोनों किताबें। कई बार अनिल अग्रवाल, तब तो जीवित थे, वो कहा करते थे कि अंग्रेजी से ज्यादा तुम्हारी हिंदी की किताब जारी है। मैं खुद उसका प्रत्यक्ष गवाह हूं, क्योंकि मुझे ये जिम्मा दिया गया था कि मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह जो संस्थाएं संगठन काम करते हैं वहां इस किताब के बारे में बात करें। तो मैं वो दोनों, देश का पर्यावरण और हमारा पर्यावरण का गट्ठर बांध के बस्तर में और अंबिकापुर में और रायपुर में और तमाम प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाके अपने साथियों के साथ एक संगोष्ठी करता था, बातचीत करता था, और फिर वो किताब उनको भेंट की जाती थी कि अब इसको आप रखिए और फिर इस पर आगे बातचीत कीजिए, इससे मिलते जुलते विषयों पर रिसर्च कीजिए। तो ये जो सहजता है अपने लिखने में, अपने बोलने में भी, अनुपम का बोलना भी अगर आपने कभी भाषण सुना हो तो बहुत बहुत ही सहज, मतलब आपको ऐसा बहुत गरिमा मंडित और बहुत ज्ञान व्यान वगैरह का चक्कर नहीं रहता था। बहुत सहज मित्र की तरह से वो बात करते थे। तो एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता था, और भी अब इस पर बहुत सारे मित्र इस पर बात कर सकते हैं, कि अनुपम की सहजता, अनुपम का जो सादगी है, वो बड़ी मुश्किल काम है। क्योंकि उसको वैसे हम सब कहते हैं कि अरे इसमें क्या है, लेकिन आप जरा कोशिश करें अनुपम की भाषा या उसके तरीके से लिखने पर, तो बहुत पसीना निकालना पड़ता है, क्योंकि वो बिल्कुल बहुत सहज और सरल बात होती है। तो एक बात तो मैं ये कहना चाहता था। दूसरी बात जो मुझे जयंत भाई की बात के बाद मुझे याद आई, कि एक बात जो शायद हमारे देश, क्योंकि अनुपम के बारे में जब मैं हमारे मित्र से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि देखिए, प्रतिकार के बारे में बात नहीं होती, कि अनुपम जो है वो प्रतिकारों में शामिल नहीं। जबकि मैं समझता हूं कि अनुपम के ऐसे अनेक उदाहरण, अनुपम का पूरा जीवन ही समाजवादी युवजन सभा से उन्होंने शुरू किया, तो एक प्रकार से एक लोहिया का विचार और उस प्रकार के समाज में प्रतिकार की बात करना वो तो शुरू ही था। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात मैं समझता हूं, जिस पर हमको शायद और विस्तार से बात करनी चाहिए, वो ये है कि अनुपम ने उन हथियारों के बारे में, उन औजारों के बारे में बात करी जिनका हम प्रतिकार में इस्तेमाल करते हैं। आप सोचिए, बड़े बांध का अनुपम से बड़ा विरोधी नहीं होगा, लेकिन आप उनका नाम नहीं कहीं देखेंगे। अनुपम आपको बहुत मुश्किल से बांध विरोधी किसी आंदोलन में या गोष्ठी में या संगोष्ठी में जाते दिखेंगे। लेकिन अनुपम अपने तरीके से, अपने प्रश्नों के द्वारा, अपने तौर तरीकों से बड़े बांध पर बड़े तीखे, बहुत सीरियस, गंभीर सवाल उठाते थे। क्या और चीजों पर, देश के पर्यावरण का प्रश्न ले लीजिए आप। देश के पर्यावरण पर हम जानते हैं कि हम बहुत सारे, हम सब लोग भी शामिल, मैं खुद नर्मदा बचाओ आंदोलन का कार्यकर्ता रहा हूं, मुझे मालूम है उस प्रकार के संघर्षों का महत्व। लेकिन मैं बार बार ये सोचता था कि अनुपम को बिठाल के नए प्रकार के औजारों पर बात करनी चाहिए। जो गांधीवादी आंदोलन है, जो अहिंसक आंदोलन है, जो गैर दलीय राजनीति वाले आंदोलन है, उन सबको इस बारे में विचार करने की इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है कि वो प्रतिकार कैसे करें। हमारे सारे जो हथियार हैं, हमारे जो सारे औजार हैं आंदोलन के, वो भोंतरे पड़ते जा रहे हैं। हम कितनी बार अनशन करते हैं, हम कितनी बार चक्का जाम करते हैं, हम वहां पे, वो ही हैं हमारे पास तौर तरीके, जिन तौर तरीकों से हम प्रतिकार करते हैं। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि उसका कोई कम महत्व है, वो बहुत महत्व के हैं। जीवन का एक प्रकार से आप दांव पर लगा करके उस संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इस समय, आज के समय में, हमको प्रतिकार के औजारों पर बात करनी चाहिए, और अनुपम से बेहतर
उस पर नजर डालने वाला मुझे थोड़ा कम ही दिखता है। और लोग होंगे, जरूर होंगे, मैं मतलब मेरी बहुत सीमित जानकारी है, और फिर मैं अपने दोस्त के बारे में बात कर रहा हूँ तो जाहिर है मैं अनुपम की कहूंगा ही। लेकिन अनुपम इस बारे में बहुत सटीक चीजें खड़ी करते हैं। पर्यावरण का ले लीजिए आप, पूरे देश के पर्यावरण के प्रश्न को जिस तरह से अनुपम ने उठाया, वो प्रतिकार है, वो विरोध है, वो मौजूदा परिस्थिति के खिलाफ है, लेकिन वो एक अलग स्टाइल में है, एक अलग तौर तरीके का प्रतिकार है। वो तौर तरीका हमको सीखने की जरूरत है। तो मैं जैन भाई के बाद ये सब बातें मुझे एकदम से याद आ गई। मैं जैसे मैंने कहा कि मैं बोलूं तो मेरे पास 50 साल 40 साल का अनुभव है, बहुत खजाना है जिसमें भांति भांति की चीजें हैं जो अनुपम के साथ हम लोगों ने शेयर की, उनके साथ रहे, बहुत प्यार हम लोगों का रहा, बहुत प्यार अनुपम ने दिया हमको, बहुत हमको भी, मुझे भी लगता है कि उसका जाना हम सबको बहुत तकलीफ दे। हमको कभी अपेक्षा नहीं थी, हम सोचते भी नहीं थे कि अनुपम इतने जल्दी हम सबसे विदा ले लेंगे। ये हमको कभी लगा भी नहीं, हम अंत तक ये सोचते, बल्कि अनुपम का तो ये था ना कि आखिरी समय तक वो कुछ प्रूफ पढ़ रहा था, और मैं अस्पताल में जब उनसे बात करने गया तो मुझे वो दिए कि तुम जरा जीपीएफ में देते हुए जाना। तो मैं गांधी पीस फाउंडेशन में किसी को वो कागज दे के आया कि ये अनुपम ने इनके प्रूफ पढ़े हैं और गांधी मार्ग में इसको करना। तो इस प्रकार का आदमी, उसका जाना जाहिर है बहुत दुखद हम सब मित्रों के लिए रहा, बहुत दुखद रहा। लेकिन मैं इन दो बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सब ने मुझे सुना, ध्यान से सुना, मैं आप सबका आभारी हूँ। मेरे प्रणाम। बहुत धन्यवाद राकेश दीवान जी। और आपने बहुत गंभीर बात को हमारे समक्ष लाया है कि अनुपम जी की जो सादगी थी, जिसको हम लोग इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी कर सकते हैं, और वो बहुत बड़ी थी। और वो आपने बहुत अच्छा कहा, राजनीति में उस तरह का वो विश्वास नहीं था उनका। और समाज का जो एक अपना एक शक्ति है, जनशक्ति, और वो परंपरा से आती है, वो उनके अपने प्रैक्टिस से आती है। वो चीज एक नॉन पार्टी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन उनका रहा। तो ये बात हम लोगों के लिए काफी दृष्टि पैदा करने वाली है। तो मैं अब हमारे तीसरे वक्ता आदरणीय प्रसून लतान जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने विचार हम लोगों से साझा करें। जी प्रसून जी, जी अपने को अनम्यूट कर लीजिए। मैं आवाज आ रही है हमारी? जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए। मैं आदरणीय प्रोफेसर आनंद कुमार जी, आदरणीय विजय प्रताप जी सहित सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूं और अपनी बात शुरू करने की कोशिश करता हूं। अनुपम जी अब हमारे बीच नहीं हैं। जब तक अनुपम जी हमारे बीच थे तब उनका अपना अलग महत्व था। अब अनुपम जी नहीं हैं, तब उनके महत्व को समझने के लिए आज हम लोग यहाँ जुटे हैं। जब अनुपम जी की धड़कन रुक गई, सांसें थम गई, उसके बाद इस देश के सभी समाचार पत्रों में दनादन उन पर लेख आया। जिन जिन लोगों से उनका संपर्क था, उन सब लोगों ने जो है लिखने की कोशिश की। मेरे ख्याल से पिछले 20 वर्षों में मैं ऐसी कोई हस्ती को नहीं जानता हूं जिनके दिवंगत होने के बाद इतने समाचार पत्रों में इतने सारे लेख उनके बारे में आए। इससे यह साबित होता है कि उनके संपर्क में
आने वाले बहुत से लोग पत्रकार हुए, लेखक हुए, क्योंकि वो लेखन के ऐसे गुरु के रूप में सक्रिय रहते थे कि जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में आते थे, उनके अंदर के हुनर को वह अपने सहज संस्कार से जो है आविष्कृत कर देते थे। मतलब उनको प्रादुर्भाव हो जाता था उसका, उसके लेखन की प्रवृत्ति विकसित हो जाती थी। अनुपम जी का व्यक्तित्व बहुत विराट है, बहुत विशाल है, और उन्होंने जो काम किया है वो काम सिर्फ 10-15 साल का काम नहीं है, बल्कि वो अभी स्टोर में बंद है। उसको खोलकर अगर जन जन तक फैलाया जाए तो मैं यह समझता हूं कि इस देश में, यानी अब तो आने वाला समय पर्यावरण संकट को लेकर है, और अगर पर्यावरण संकट को लेकर किसी प्रभावी आंदोलन की तैयारी की जाए, उसकी शुरुआत की जाए, तो उसके प्रेरक शक्ति के रूप में हमारे सामने अगर कोई विभूति है तो अकेले अनुपम जी है। उनको हम अपना नायक मानते हुए इस देश में फिर से अगर पर्यावरण संकट के विरुद्ध या आज जलवायु संकट की जो बात है उसको लेकर अगर कुछ करने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि वह बहुत ही सफल और कामयाब आंदोलन हो सकता है। हर एक व्यक्ति की अपनी एक स्मृति की निशानी होती है। मुझे गांधी जी के पास जाना होता है तो हम सेवाग्राम जाते हैं, साबरमती आश्रम जाते हैं, बहुत हुआ तो हम पोरबंदर जाते हैं। अनुपम जी का जितना बड़ा विशाल व्यक्तित्व था, उनका जितना महत्वपूर्ण योगदान था, उसके हिसाब से उनकी कोई स्मृति अभी स्थल जो है कोई नहीं है जहाँ की जाकर जमा हो सकें, जुट सकें। एक गांधी शांति प्रतिष्ठान था। गांधी शांति प्रतिष्ठान की स्थापना तो बहुत महत्वपूर्ण लोगों ने की थी। उनके समय में तो गांधी प्रतिष्ठान का महत्व था। राधा कृष्ण जी के बाद गांधी शांति प्रतिष्ठान में ज्यादातर लोग अगर वहां जाते थे तो अनुपम मिश्र से मिलने जाते थे। अनुपम मिश्र जी एक तरह से उस समय गांधी शांति प्रतिष्ठान के पर्याय भी हो गए। कहाँ जाना है तो अनुपम जी के पास, तो सीधा लोग समझते थे कि गांधी शांति प्रतिष्ठान में जा रहे हैं। तो इस तरह से एक उनका स्मृति स्थल जरूर होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए, हालांकि स्मारक बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक केंद्र बिंदु होता है, और हमारे देश में हर कोई एक अपनी विभूतियों की स्मृति की जगह बनाने में लगे रहते हैं। उनके जैसी विभूति के लिए एक स्मृति स्थल नहीं है। वो अगर स्मृति स्थल कोई है, उनका कोई स्मारक है, तो उनकी लिखी किताबें, और उनकी लिखी किताबें सिर्फ पुस्तकालय की अलमारियों में सजाने वाली किताबें नहीं। उनकी किताबों ने बहुत कमाल किया है। वो किताबें, जब तालाब के बारे में किताब छपी थी तो वो किताब कई भाषाओं में फैलती चली गई थी, और जिन जिन भाषाओं में वो फैली उन भाषा क्षेत्रों में वह किताब खुद नायक बन गई। जो पढ़ता था उन्हीं के मन में प्रेरणा हो जाती थी कि हमें तालाब की खुदाई करनी चाहिए, हमें पर्यावरण संकट के लिए काम करना चाहिए। तो उनकी किताब एक स्मारक है आज, और एक ऐसा जीता जागता स्मारक है कि वहां अगर कोई जाए तो वह प्रेरणा ले सकते हैं। वो उनमें लिखी हुई बातों से अपना मार्गदर्शन कर सकते हैं, और सिर्फ व्यक्ति नहीं, हर एक लोगों की बातें हैं। अनुपम जी के साथ मुझे 1 साल तो लगातार गांधी मार्ग में काम करने का मौका मिला। मैं सबसे पहले तो आज मैं याद कर लेता हूं अपनी एक वरिष्ठ मित्र भारती दीवान को, जिस भारती दीवान के मुंह से मैं बार बार अनुपम जी की कहानियां सुनता था, तो मुझे लगता था कि ऐसे व्यक्ति से हमें जरूर मिलना चाहिए। तो मुझे मैं जब गांधी विचार परिषद वर्धा में गांधी जी पर स्वाध्याय कर रहा था, तो उसके समापन पर रविंद्र वर्मा जी ने मुझसे पूछा
कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, तो पहले तो उन्होंने सलाह दी कि यू डेवलप योरसेल्फ एज ए गांधीयन जर्नलिस्ट। तो फिर मुझे लगा जब गांधीयन जर्नलिस्ट बनना है तो इसके लिए तो अनुपम मिश्र से बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता है। मैंने रविंद्र वर्मा जी से आग्रह किया कि मुझे अनुपम जी के साथ जोड़ दीजिए, मैं उनके साथ ही काम करना चाहूंगा। उस समय रविंद्र वर्मा जी गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष थे और उसी गांधी शांति प्रतिष्ठान के परिसर में अनुपम जी अपनी मतलब काम कर रहे थे। तो वहां मुझे गांधी मार्ग में उनके साथ काम करने का मौका मिला और उस गांधी मार्ग में मैं देखता था कि वो कैसे गांधी जी के वांग्मय में विभिन्न प्रसंगों को वो वहां से उठा के लाते थे और उसको वो एडिट करते थे और मुझे बताते थे। और उन्होंने बहुत सारी चीजें जो कि किताबों में ही बंद रह जाती, उन्होंने वहां से निकाल के पत्रिकाओं में निकाला। और मैं समझता हूँ कि गांधी मार्ग अंग्रेजी वाली तो इस देश के बहुत सारे एकेडमिक और गांधीयन लोगों को बहुत पसंद थी, लेकिन गांधी मार्ग हिंदी वाली जो पत्रिका थी वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं थी। लेकिन अनुपम मिश्र जी ने गांधी मार्ग को बहुत ही महत्वपूर्ण आकार दिया, उसको सारगर्भित बनाया, उसको महत्वपूर्ण बनाया और देश में कोने कोने में कार्यकर्ताओं को गांधी मार्ग से जोड़ा। जिस किसी को कभी उम्मीद नहीं होती थी कि उसका कोई लेख छप जाएगा कहीं भी किसी भी अखबार में, तो वो तो नहीं पूरा होता था, लेकिन गांधी मार्ग में मैं यह देखता था कि जो भी आर्टिकल आता था उस पर वो काफी मेहनत करते थे। साधारण से साधारण लेखक के साधारण से साधारण आलेख को वो असाधारण तरीके से उसको जो है संपादित करते थे और उसको पढ़ने योग्य बनाते थे। मैंने देखा उस एक साल के दौरान उस गांधी मार्ग में छपने वाले अनेक गुमनाम, अनाम और कम विख्यात लेखक छपे और बाद में आने वाले दिनों में वह लेखक बड़े बड़े लेखक बने, बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ता बने, बड़े बड़े तमाम चीज बने। लेकिन अनुपम जी कभी भी अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपने प्रचार के लिए, अपने लाभ के लिए कोई भी उपक्रम करते हुए उनको नहीं देखता था। वो मुझे भी कहते थे कि क्या जरूरी है लोगों को यह बताना। एक बार चंडीगढ़ में पत्रकारिता के दौरान जो है किसी पुलिस वाले से झगड़ा हो गया मुझे, तो मैंने उनसे सलाह मांगी कि हमें क्या करना चाहिए। तो मुझे कहा कि तुमको विनम्रता से माफी मांग लेनी चाहिए, वहां तुमको अपने पत्रकार होने का अहंकार दिखाने की जरूरत नहीं है। तो फिर मैंने माफी मांगी तो मैंने देखा कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया। तो एज ए व्यक्ति के रूप में, साधारण व्यक्ति के रूप में मैं तो देखता हूँ बहुत बड़ा बड़ा व्यक्तित्व होता है, मैं उनके करीब जाता हूँ तो वही बात होती है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। लेकिन अनुपम जी के फल जो है वो बहुत ऊंचाई में नहीं लगे होते थे, छोटा से छोटा आदमी भी उनके पास जाकर बड़ा हो जाता था। और कभी भी अनुपम जी ये कोशिश भी नहीं करते थे, एहसास भी नहीं करने देते थे कि वे हमसे कितने बड़े हैं। फिर इसी तरह से मैंने देखा कि वो कोई भी पत्रकार किसी भी परिस्थिति में वहां होते थे तो वो एक तो वो कुछ पत्रकारों को जोड़े रखते थे और कोई न कोई पत्रकार बारी बारी से उनके पास आते रहते थे, जाते रहते थे और सबको वो कुछ न कुछ काम दे देते थे और काम करवा भी लेते थे। ये उनमें क्षमता थी। मैं रोज गांधी शांति प्रतिष्ठान से 5 बजे के बाद उनके साथ पैदल जाता था जहाँ उनका घर था गांधी स्मारक निधि में, और उस रास्ते में वो अनेक तरह की बातें, यानी वहां पर वो किताब की बातें नहीं करते थे, जीवन की बातें करते थे, परिवार की बातें करते थे, मित्रों की बातें करते थे और वो सब विश्लेषण करते थे। और वह विश्लेषण किस तरह से करते थे वह मुझे यहाँ बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वह उनके जीवित होने के प्रसंग थे। अब तो सिर्फ उनके किए गए योगदान को देश भर में फैलाने के लिए काम होना चाहिए, एक केंद्रीय स्थल होना चाहिए जहाँ से कि अनुपम जी के विचारों को फैलाने का प्रयास हो। क्योंकि वैसे तो कोई करे या ना करे, मुझे लगता है कि उनकी किताबें जहाँ जहाँ जाएगी वो खुद ही जो है एक नया माहौल रच देगी, लोगों को फिर से जो है वो समृद्ध कर देगी। तो उनकी किताबों पर तो मुझे बहुत भरोसा है और पिछले जब से वो गए हैं तब से लेकर मैं समझता हूँ कि आज अगर अनुपम जी होते तो मैं जनसत्ता से रिटायर होने के बाद
और भी महत्वपूर्ण काम करने का अवसर पा जाता। अपने सेवानिवृत्ति के कुछ महीने पहले जब मैंने उनसे पूछा था कि अनुपम जी अब मुझे क्या करना चाहिए, सेवानिवृत्त होने के बाद क्या करेंगे, तो उन्होंने जिस तरह से मुझे आश्वस्त किया था, उस तरह से आश्वस्त करने वाला मैं समझता हूँ आज भी कोई भी विभूति हमारे सामने नहीं है। वो चले गए हैं। उनके अभाव में उनके प्रेरित प्रसंगों को याद करके मैं अपने आप को आज भी सक्रिय बनाए हुआ हूँ। बस सिर्फ इतना यही है कि उनके होने का तो बहुत महत्व था और उसकी गाथा कई संगोष्ठियों में भी पूरी नहीं होगी, लेकिन उनके नहीं होने के बाद जो माहौल है, उस माहौल में हम अनुपम जी के विचारों को, इसलिए नहीं कि अनुपम जी को याद करना है, बल्कि अनुपम जी जिस लोक को समर्पित थे, जिस जनता के प्रति समर्पित थे, जिस राष्ट्र के नदी जल पहाड़ के प्रति समर्पित थे, उन सब बातों को उन तक पहुंचाने के लिए, उसमें कुछ बदलाव लाने के लिए कुछ कदम उठ सके, कुछ प्रयास हो सके, इसके लिए उनके विचारों को फैलाने की जरूरत है। और अनुपम जी के व्यक्तिगत जीवन में तो मैं यही देखता था कि जैसा कि अभी हमारे तोमर जी ने और आदरणीय हमारे राकेश दीवान जी ने जो है बातें कही हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा कुछ उनके बारे में लोगों को बताने की जरूरत है। जब मुझे अनुपम जी के प्रयास से जनसत्ता में नौकरी मिली थी, तो पहले तो मैंने लिखित परीक्षा पास की। लिखित परीक्षा पास करने के बाद कहा कि अब इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू होगा तो मैंने अनुपम जी से पूछा कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, क्या करेंगे हम? तो उन्होंने कहा कि जनसत्ता के जो है 2 महीने का एडिटोरियल पढ़ जाओ। तो वो जो संपादकीय पढ़ जाओगे तो उसमें तुम्हें जनसत्ता के संपादक के विचारों का परिचय हो जाएगा, तो फिर इंटरव्यू देने में तुम्हें सहूलियत होगी। और ऐसा ही हुआ कि जब मैं एक यह दिलचस्प बात है जो सुना देना चाहता हूँ कि जब हमें प्रभाष जोशी जी ने पूछा कि आप जनसत्ता में नौकरी क्यों करना चाहते हैं, तो मैंने उनको कहा कि मैं आंदोलन करना चाहता हूँ। उस समय जनसत्ता में जो विज्ञापन भी छपते थे नियुक्ति के, तो वो भी क्रांतिकारी होते थे। उसमें यह लिखा होता था कि आप स्नातक हैं और देश की समस्याओं की लेकर आपके दिल में अगर कोई आग जल रही है तो आप जनसत्ता में नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो जब इस तरह की नियुक्ति के विज्ञापन होते थे, तो वहाँ मुझे यह बहुत ही वाजिब लगता था कहना कि मैं जनसत्ता में नौकरी इसलिए करना चाहता हूँ कि मुझे आंदोलन करना है। फिर उन्होंने कहा कि मारे गए गुलफाम पर कौन सी फिल्म बनी है, तो मैंने कहा कि तीसरी कसम फिल्म बनी है। तो इसके लेखक कौन थे? मैंने कहा फणीश्वर नाथ रेणु थे। तो फणीश्वर नाथ रेणु का कहाँ जन्म हुआ था? उनके बिहार में और आई हिंगना में। मुझे लग रहा था कि मेरा परिचय, मैंने अपना परिचय दिया था कि मैं बिहार का हूँ, तो इसलिए वो बिहार के संदर्भों को उठाकर मुझसे पूछना चाहते थे कि भाई औराही हिंगना कहाँ है? तो मैंने कहा पूर्णिया में है। तो आप फणीश्वर नाथ रेणु जी के गांव गए? हमके नहीं जा सका। बोला अरे आप तो गांधीवादी लगते हैं, आप तो यात्रा करते हुए भी वहां चले जाते हैं। तो उस समय मैं पढ़ रहा था कि चंद्रशेखर जी की पदयात्रा को लेकर प्रभाष जी एक दूसरे तरह के विचार व्यक्त कर रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि अरे आप पदयात्रा कर लेते, तो मैंने उनको कहा कि देखिए जब से चंद्रशेखर जी ने पदयात्रा शुरू की है, तब से हमारा पदयात्रा पर फिलहाल भरोसा उठ गया है। तो उन्होंने झट से प्रभाष जी ने कहा कि कितना पैसा लोगे नौकरी की? तो हमें जो है नौकरी की नियुक्ति मिल गई। तो मैं यह बता रहा हूँ कि अनुपम जी ने जो मुझे एक तरीका बताया था कि संपादकीय को पढ़ो, तो उसके बाद जो है जो संपादक इंटरव्यू करेंगे तो आप बिल्कुल उपयुक्त जवाब उनको दे सकोगे। तो यह तो एक मेरा अकेला उदाहरण है। इस तरह से न जाने अनुपम जी ने कितने अपने समय में कितने युवाओं को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में बड़ी भारी योगदान उन्होंने किया है। आज मुझे लगता है कि कोई अगर संगठित होकर अनुपम जी के काम को लेकर एक राष्ट्रीय स्तर पर कुछ काम करने की योजना बनाएंगे और आवाज देंगे, तो वो मेरे ऐसे दिवंगत नायक हैं कि उनके नेतृत्व में सभी लोग इकट्ठा हो जाएंगे। मैं रणधीर गौतम जी को, उनकी संस्था को मुझे मौका दिया बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद प्रसून जी। और
आपने कुछ ऐसे चर्चा आपने लाई कि बिल्कुल कुछ मेरी भी याद ताज़ा आपने कर दिया। 2015 में मुझे याद है कि हमने एक बार इंटरव्यू करने के लिए मेरे एक दोस्त बहुत उत्सुक हुआ करते थे, और काफी 2-3 बार, चूंकि उनका एक समय होता था, उस समय में ही आपको उनके साथ संवाद स्थापित करना होता था, तो 2-3 बार वो नर्वस हो रहा था। फिर हम लोग जब गए उनके पास, तो उन्होंने पूरा 40 मिनट तक का सेशन लिया और उन्हें बताया कि इंसान को इंसान के साथ ही आप इंटरव्यू कर रहे हैं ना, इंसान को का जानवर के साथ तो आप इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं, तो डर किस बात की। तो वो जो उनकी मेथड थी लोगों को समझाने का, वो भी एक अजीब ही था, और काफी मददगार, काफी युवाओं के लिए हुआ। तो दोस्तों, अब प्रश्न का समय आ गया है, सवाल जवाब का। तो आप अपनी अगर टिप्पणी या छोटे प्रश्न रखना चाहते हैं तो आप अपना हाथ उठा सकते हैं, या फिर वो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे साथ कुछ गणमान्य अतिथि भी जुड़े हुए हैं, जिनका अनुपम जी के साथ लंबा अनुभव रहा। उसमें से प्रोफेसर आनंद कुमार भी हैं। तो मैं आदरणीय प्रोफेसर आनंद कुमार से आग्रह करता हूं कि कुछ आप भी शेयर करें। जी। रणधीर जी और मित्रों, मुझे लगता है कि विजय प्रताप जी को भी अपना संस्मरण साझा करना चाहिए। उनका अनुपम जी के साथ 70 के दशक से जीवन की अंतिम सांस तक बहुत घनिष्ठ संबंध था। मैं उनको, जब मैं बनारस से पढ़ने आया दिल्ली, तब से मैंने उनको जाना, लेकिन ऐसा कभी नहीं लगा कि आप अपने दौर के एक बहुत महत्वपूर्ण नायक के साथ समय बिता रहे हैं। उनकी सहजता और उनकी सरलता के किस्से तो चारों तरफ से आप सब तक पहुंचे ही हैं, आगे भी पहुंचेंगे, लेकिन उनकी दूरदृष्टि, उसके हम कायल थे। जब हम लोग राज्य सत्ता के इर्द गिर्द प्रतिरोध और परिवर्तन के प्रयासों में लगे थे, तब वो प्रकृति और समाज के बीच में जो अंतर विरोध आ रहा था, विकास के नाम पर जो विनाश हो रहा था, उसको वो 70 के दशक से ही देख रहे थे। अभी एक चर्चा आई कि उनकी प्रतिरोध में भूमिका क्या थी। तो आपातकाल जब लगा, उन 19 महीनों में अनुपम जी ने असाधारण साहस के साथ दिल्ली में हुए प्रतिरोध का एक तरह से मार्गदर्शन किया, संचालन किया। जब जयप्रकाश जी चंडीगढ़ की जेल से मृत प्राय अवस्था में बंबई ले जाए गए, तो उनसे मिलना अपने आप में बहुत बड़ा जोखिम था, सीधे जेल जाने का निमंत्रण था। लेकिन अनुपम जी ने दिल्ली से साधनहीनता के दौरे में, साधनहीनता के माहौल में एक 6-7 लोगों को इकट्ठा किया। उनमें से हमारी 2 बहनें भी थीं, और उनको आज भी इस तरह से शादी, डबल रोटी और किसी तरह से किराए की व्यवस्था करके ले जाने का सारा रोमांचक अनुभव अभी भी अनुपम जी के प्रतिरोध की क्षमता का एक उदाहरण बताता है। हम लोग अनुपम जी को अपना मार्गदर्शक मानते थे। मुझे बनारस की तुलना में दिल्ली के समाजवादी साथियों का दायरा कम होने के बावजूद उनकी तेजस्विता बहुत आकर्षित करती थी, और इसलिए 1972-73 से 1979-90 तक जब भी कोई बड़ा काम हुआ, उसमें निसंकोच हम लोग उनसे मदद लेने के लिए उनके पास पहुंच जाते थे। जब सत्याग्रह की शताब्दी का वर्ष आया, तो उस समय हम लोग अनुपम जी के पास गए कि गांधी शांति प्रतिष्ठान से कुछ गांधी जी के सूत्र वाक्यों के पोस्टर मिल जाते तो अच्छा था। उन्होंने तुरंत लगाम हमारे हाथ में सौंप दी, कहा हमारे छपवाए तुम क्या ले जाके करोगे, तुम खुद क्यों नहीं छपवाते हो। हमने कहा अरे ये तो हमको सूझा ही नहीं कि गांधी शांति प्रतिष्ठान की कोई गांधी जी पर एक तरह का एकाधिकार नहीं है, सबके गांधी हैं और गांधी के साथ सब जुड़ सकते हैं। और उनका जो सहयोग था,
वो सचमुच अमूल्य होता था। हम लोगों को स्मारिका निकालनी थी। हम लोग ऊहापोह में थे कि गांधी जी की कौन सी तस्वीर सत्याग्रह की शताब्दी वर्ष की स्मारिका में छापी जाए। उनका गांधी जी का इससे क्या लेना देना है। सत्याग्रह तो लोगों की एक क्षमता का विस्तार हुआ। तो तुम्हें मैं एक तस्वीर दूंगा और तुम उसको लगाना। और वो तस्वीर थी बंबई में हो रहे नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों लोगों की भीड़ के बीच से सैकड़ों स्त्रियों और पुरुषों का अनुशासित, शांत, प्रतिरोधी दस्ते की तस्वीर। वो तस्वीर जब हमने छापी तो पूरे सम्मेलन में, जो 7 दिनों तक चला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, उनको लगा कि सत्याग्रह की इससे शानदार अभिव्यक्ति का कोई और चित्र हो नहीं सकता था। तो उनकी जो दृष्टि थी, उनकी जो दिशा थी और उनकी जो क्षमता थी, वो अप्रतिम थी। हम लोग ये जान ही नहीं सके, बहुत दिनों तक नहीं जान सके कि वो स्वनाम धन्य भवानी बाबू के पुत्र हैं। हमें ये पता ही नहीं था कि उनको जयप्रकाश जी का पुत्रवत स्नेह प्राप्त है। हम जानते ही नहीं थे कि गांधी और लोहिया के बीच की जो कड़ी बन रही थी 70 और 80 के दशक में, उसके एक शिल्पी का नाम अनुपम मिश्र था। मैं आज इस संवाद में जो आपने गांधी स्कूल फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म की तरफ से किया, अपने को आप सबसे जोड़ता हूँ। और जैसा प्रसून लतान जी ने, राकेश दीवान जी ने, जैन जी ने कहा, उनका काम तो टिकाऊ है। जब तक पानी का सवाल है, मिट्टी का सवाल है, पर्यावरण का सवाल है, न्याय का सवाल है, अहिंसा का सवाल है, अनुपम जी का योगदान अपनी जगह एक चमक के साथ बना रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि उनकी रचनाओं का अगर एक संकलन बन जाए, कलेक्टेड संकलित रचनाएं या रचनावली, तो बहुतों के काम आएगी। मैं समझता हूँ कि इस बात पर हमें सोचना चाहिए और हम लोगों के पास क्षमता भी है, साधन भी है और उसकी ज़रूरत भी है कि अनुपम रचनावली के बारे में हम आज की इस संध्या पर जो संवाद हो रहा है, कुछ और मन को बनाए तो शायद इसकी एक प्रासंगिकता हो जाएगी। आप सबको बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर आनंद सर। अब मैं आदरणीय विजय प्रताप जी से अनुरोध करूंगा कि वो, उनका काफी करीबी संबंध रहा है, तो कुछ विचार साझा करें। जी। आनंद जी के बाद मेरा बोलना शोभा नहीं देता और बहुत ऐसी बातें आ गई हैं जिस पे हम सब लोगों को मनन करने की जरूरत है, क्योंकि जिस व्यक्ति को अपन याद कर रहे हैं वो कर्म कांड में नहीं यकीन करते थे। वो सहज, जैसा आप सबने कहा, सहज ही जो उनको ठीक लगता था उस पे बिना किसी ढोल बाजे के वो जुट जाते थे। और उनका जुटने का तरीका ऐसा था कि और लोगों के भीतर भी जो शुभ की ताकत है वो आगे बढ़ती थी। तो हम सब अपने अपने संपर्कों के संस्थानों से ऐसी कोशिश करें कि उनका जो लेखन है रजा फाउंडेशन ने सब संकलित किया है संपूर्ण, और उसमें से छोटे छोटे अंश निकाल के अगर पुनर्मुद्रित होते हैं, क्योंकि वो अपने उसमें कॉपीराइट से कभी नहीं लिखा, कॉपी लेफ्ट से ही उनका सब लेखन छपा है। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमको आगे जो है सर्वसुलभ कॉपीराइट के अंतर्गत ये चीजें और छापनी चाहिए। और जो मित्रों ने अपने संस्मरण सुनाए, जैसे राकेश जी ने कहा ही कि 50 साल के संस्मरण संजो के रखे हैं, तो उनको ये, उन पे हम लोग दबाव बनाएं कि वो उनको लिख डालें। तो काफी, और अलग अलग खंडों में भी लिख सकते हैं अलग अलग पहलुओं के बारे में। मुझे अपनी बात खत्म करने से पहले एक संस्मरण ध्यान आ रहा है। अनुपम जी जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ किसी को पता लगा कि ये भवानी प्रसाद मिश्र के बेटे हैं, तो उन्होंने एक दो स्टूडेंट्स को और टीचर को कहा, तो उस लड़के की काफी फजीयत हुई सहपाठी की कि बेवकूफी की बात कर रहे हो, इतने बड़े कवि का बेटा होता तो कैसे पता होता, कैसे हम सबको पता नहीं होता। तो जब वो असलियत पता चली तो सब लोग उसमें काफी हतप्रभ थे। तो इस तरह का स्वभाव था अनुपम जी का, और ना तो अपने बारे में और ना
कितने पुरस्कार मिले, कितनी जगह के किस किस तरह से उनको सम्मान मिलता था। जब अस्वस्थ था तो भी कई मंत्री संतरी आके मिलते थे उनसे, पर उनके भाव भंगिमा और उस सब से बिल्कुल नहीं पता चलता था कि सत्ता जो है, राजनीतिक सत्ता भी और समाज में भी जो लोग सत्ताधीश हैं, तरह तरह के बड़े संगठनों में, देश और दुनिया में बड़े माने जाने वाले संगठनों में, उनके मुखिया लोग भी उनको कैसे एक प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक मानते थे। ये बातें कहीं ठीक से डॉक्यूमेंटेड होंगी तो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का काम करेगी। और धन्यवाद, आपने मुझे भी मौका दिया और इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए साधुवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय विजय प्रताप जी। डॉक्टर जस कोहली भी हमारे साथ जुड़े हुए। जस कोहली चंडीगढ़ में एक इन्वायरमेंटलिस्ट है पेशे से, तो ये डॉक्टर हैं, पोएट हैं, लेकिन इन्वायरमेंट को लेके इनकी काफी गहरी समझ है, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि कुछ। जी, जस कोहली जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे को बहुत ही आनंद आया और बहुत ही प्रेरणा भी मिली मिश्रा जी की जीवनी के बारे, उनके विचारों के बारे में सुनकर। और मैं यही मतलब मेरा जीवन का एक बहुत बड़ा एक उद्देश्य यही है कि किस तरह से हम इसको जो अपनी विकास और इसको कैसे इकट्ठा किया जाए। और इस बारे में आजकल वैसे काफ़ी लोग जागरूक हो रहे हैं, और इसका जितना ज़्यादा हम क्योंकि मैं बहुत नेचर को बहुत ही क्लोजली स्टडी करता हूँ। एक-एक जीव को जब मैं जाते हैं, हम एक नेचर क्लब चलाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि अभूतपूर्व शक्ति और जो है उनकी हर एक जीव में है। हर जीव का जो छोटा जीव है, एक कीड़ी है, एक हर जीव में एक अलग तरह की ताकत है, उनका अलग तरह का विज़डम है। और हमें एक स्पीशीज़ को एक मिलियन स्पीशीज़ के ऊपर ऐसे हावी नहीं होना चाहिए। तो मैं आपका बहुत-बहुत सबका धन्यवाद करता हूँ और कामना करता हूँ कि ये ऐसे ही ये मुहिम आगे और बढ़ती रहेगी। थैंक यू। जी, बहुत धन्यवाद आदरणीय आलोक वाजपेयी जी। आलोक वाजपेयी जी हमारे GSDS फोरम के एक साथी हैं। जी, रणधीर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। बस मैं अनुपम जी की स्मृति में एक अपना निजी संस्मरण एक छोटा सा बस सुनाना चाहूंगा कि करीब 20 साल पहले की बात होगी। तो मैं और मेरे साथ में कुछ और हमारे दोस्त वहाँ गांधी पीस फाउंडेशन में गए थे। और हम लोग अनुपम जी के बारे में जानते थे, खास तौर से चूंकि गांधी मार्ग मैं लगातार पढ़ता रहा हूँ, तो और ये भी पता था कि वो भवानी प्रसाद मिश्र जी के पुत्र हैं। तो एक अलग सा एक आकर्षण था जानने का, और वो बहुत बड़े आदमी है। उनकी किताब वो आज भी खड़े हैं तालाब तब तक आ चुकी थी। और वो पूरे देश में जो तालाबों की के संरक्षण को लेकर एक जो जागरूकता बनी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और एक कानून सा ही बन गया, उसमें अनुपम जी का एक ऐतिहासिक योगदान था। ये सब बातें मुझे पता थी। तो हम लोग जब वो उस कमरे के पास गए, तो मेरी आदत है कि मैं जो बड़े लोग होते हैं उनको थोड़ा दूर से देखने की, ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर वो लोग काम कैसे करते हैं जो इतने बड़े हुए हैं। तो पास में जो खिड़की थी उसके पास में खड़े होके मैं और मेरे 2-3 दोस्त अंदर देख रहे थे अनुपम जी को काम करते हुए। कुछ लोग थे, उनसे वो कैसे बात कर रहे थे। और वो अचानक से अनुपम जी की निगाह हम लोगों पर पड़ गई, लड़कों पर, और वो अपने आप उठकर बाहर चले आए और उन्होंने हम सारे लोगों को एकदम साधारण से असाधारण अनुभव कराया, बराबरी के स्तर पर। और इतना ज़्यादा उनका जो पूरी भाव भंगिमा
उनका जो मैनरिज्म और उनकी जो सहजता थी, उसमें एक मानवीय गरिमा भी थी, एक ऊंचाई भी थी। इसके बावजूद हम लोग कहीं से अपने को तुच्छ नहीं महसूस कर रहे थे। फिर अंदर उन्होंने हम लोगों से बात की। मैंने बताया कि मैं बिपिन चंद्रा साहब से जुड़ा हूँ, काम करता हूँ। बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि हमारी किताब जो है ये आज भी खड़े हैं तालाब, बिपिन साहब ने एनबीटी में उसको छपवाया है और मेरा सलाम कहिएगा। और गांधी जी पर भी बातें हुई, तो मैं उनके व्यक्तित्व में एक जो प्यार था, अपनापन था, उसको मैंने अपने मन में सहेज लिया। और बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। आज का कार्यक्रम बहुत ही शानदार ये रहा है और ये एक यादगार प्रस्तुतियों में माना जाएगा। शुक्रिया। बहुत धन्यवाद डॉक्टर आलोक वाजपेयी जी। तो सवाल तो नहीं आए, लेकिन बहुत स्मरण आए और एक प्रेरणा आई कि अनुपम जी के कार्यों को अगर एक बार हम लोग फिर से उसको समझेंगे तो हम लोगों का दृष्टि और विकसित होगा। और उनकी जो साधना थी जल संकट को लेके या पर्यावरण आंदोलन को लेके, तो उसको भी हमें आज सोचने और समझने की जरूरत है। तो समय भी आज 1 घंटा कैसे हो गया पता ही नहीं चला। तो गांधीयन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म फोरम ITM यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं रणधीर कुमार गौतम आप सबों का साधुवाद, और खासकर जयंत तोमर जी, दीवान साहब और प्रसून रथान जी, और इसके साथ हमारे साथ काफी गणमान्य साथी भी जुड़े, प्रोफेसर आनंद कुमार, विजय प्रताप जी, डॉक्टर कोहली, डॉक्टर आलोक वाजपेयी जी, आप सबों का, विजय प्रताप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले शुक्रवार हम लोग फिर मिलेंगे 7:30 बजे किसी नए विचारक के विचार को समझने और अपने दृष्टि को और भी स्पष्ट करने। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।